इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, उससे रिलेटेड कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में हमने कहा था कि P इलेक्ट्रिक दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें बेटा सोप बबल वाला एक प्रॉब्लम अपने देखा था। यस सर। ओके, अभी इसके अलावा एक और एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है और उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंटर से बेटा अपन कह रहे कि ये x डिस्टेंस पर है, सेंटर से, ये एडवांस का क्वेश्चन है, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट अपन कह रहे कि ये है। रेडियस इसकी r के इक्वल है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हमें पूछा गया है कि इस दोनों, देखो जब अपन कह रहे कि बीच में से इसको सेपरेट करेंगे तो रिपल्सन के कारण दोनों अपन कह रहे कि बॉडी दूर जाना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि दोनों आपस में कांटेक्ट में बनी रहे। तो हमें इसको कांटेक्ट में लेने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स अपने को फाइंड करना। फाइंड एफ, दोनों को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर। प्रेशर दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के कारण दोनों जो स्फीयर है वो सेपरेट होना चाहेंगे, बट हम चाह रहे हैं कि सेपरेट ना हो, उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। थोड़ा सा लॉजिकली अपने को सोचना है। फोर्स अपन कह रहे हैं, जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था बेटा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसको बेटा इसके एरिया से कैलकुलेट करेंगे तो अपन कह रहे कि वो फोर्स के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि F इक्वल्स टू प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया को हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, ये एरिया होगा। तो इतना एक्सटर्नल फोर्स अपन लगाएंगे तब अपन कह रहे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। जैसे मैंने छोटा वाला स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, अपन चाहे तो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, तब भी अपन कह रहे बेटा इस पे भी फोर्स सेम लगेगा क्योंकि एरिया सेम है। तो इस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर इधर लगेगा और इस प्रेशर के कारण फोर्स है पी इलेक्ट्रिक इंटू एरिया होगा, और वो अपन कह रहे कि आपके इक्वल होगा। दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। एरिया कैसे कैलकुलेट किया बेटा, तो ये हमने यहाँ से इसकी रेडियस कैलकुलेट कर दी, और एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस अपने पास है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए पाई और उसको हम कहेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास एरिया है। यस सर, दैट्स ऑल। यस, ये बेटा एडवांस के अंदर पूछते हैं, नीट में नहीं पूछते हैं, एडवांस का कॉन्सेप्ट है। नोट कर दिया। तो स्टैटिक शील्डिंग is a method, electrostatic shielding is a method of shielding any sensitive instrument or building
from the external field produced by external charges. The instrument is enclosed inside a conductor with a cavity with a cavity is called electrostatic shielding. Electrostatic shielding. यस, इंटरेस्टिंग बेटा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर बेटा एक कैविटी है, ये कैविटी है, इसको अपन एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख रहे हैं बेटा। ये जैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखा, फील्ड लाइंस बेटा कुछ इस टाइप से एक सरफेस पर टर्मिनेट होगी बेटा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नेट चार्ज अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा जीरो होगा। इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आपने देखा था। और E इक्वल्स टू बेटा जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर हमेशा जीरो होगी। ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, तो हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर भी रख रहे हैं, बट अंदर फील्ड हमेशा जीरो होगा। वो फील्ड इस बॉडी को, कोई भी बॉडी जो अपन करे सेंसिटिव है, उसको अंदर रखेंगे तो अंदर फील्ड पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए अपन कह रहे इसी कॉन्सेप्ट को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। तो किसी भी सेंसिटिव बॉडी को, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम उसकी कैविटी के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर कैविटी है, उस कैविटी के अंदर अपन रखेंगे। इसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे कि नेट चार्ज जीरो रहेगा, है ना। देयर इज net charge anywhere on the surface of the cavity is zero. नेट चार्ज हमेशा जीरो होगा। पोटेंशियल जो है सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल विल बी सेम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside and outside the cavity remains same. Inside and outside the cavity remains same. And the electric field intensity, electric field intensity inside the cavity is always zero. Inside the cavity is zero. Inside the cavity अपन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। For spherical surfaces,
the charge is not distributed uniformly on the surface of a conductor. Except for spherical surfaces, the charge is not distributed uniformly on a conductor. कंडक्टर पर अपन कह रहे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक इरेगुलर, इस टाइप से एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये वाली सरफेस है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, यहाँ ये बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और R यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब एक इरेगुलर अगर बॉडी है तो उसके अलग अलग पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अलग होगा। जैसे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है या सिग्मा 2 है, तो फील्ड इंटेंसिटी E2 यहाँ पे सिग्मा 1 है। इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी E1 होगा, तो E1 को अपन लिखेंगे सिग्मा 1 अपन एप्सिलॉन नॉट, E2 को अपन लिखेंगे सिग्मा 2 अपन एप्सिलॉन नॉट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी अपन यहाँ पे ये कहेंगे कि कोरोना डिस्चार्ज क्या है। तो हम क्या कह रहे हैं, द स्पार्किंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, उसको अपन क्या कहेंगे, कोरोना डिस्चार्ज। जैसे बेटा अपन कह रहे द स्पार्किंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट is called corona discharge, is called corona discharge। जैसे आपने देखा होगा बेटा वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग आर्क में स्पार्किंग कहाँ से होता है, वेल्डिंग की जो पॉइंटेड पार्ट होता है, रॉड का जो पॉइंटेड पार्ट होता है उससे अपन क्या स्पार्किंग होता है ना। जैसे अपन स्विच, जैसे पिन अपन स्विच बोर्ड में डालेंगे तो अगर सर्किट या कॉन्टेक्ट लूज है, पिन लूज है, तो उसके बीच में क्या होता है, एयर गैप हो जाता है कनेक्टर के बीच में, और एयर गैप है तो जो पॉइंटेड पार्ट है वहां से स्पार्किंग निकलना शुरू हो जाता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज स्पार्किंग के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, उसी को बेटा अपन क्या कहेंगे, कोरोना डिस्चार्ज। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो चार्ज, जैसे ये बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो स्पार्किंग अपन कह रहे कि यहीं से पॉसिबल होगा। तो स्पार्किंग को हम कह रहे हैं स्पार्किंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी कंडक्टर के पॉइंटेड पार्ट से चार्ज का स्पार्क होना, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, उसी को अपन कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे इसको अपन वन बाय वन एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेट है, पहले बेटा इसको समझो, हमने इसको चार्ज क्यों दिया है, कैसी प्लेट है बेटा, मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। इसकी सरफेस बेटा ये S1 है और ये सरफेस S2 है। हमें कहा गया है कि S1 सरफेस S1 और सरफेस S2 पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्यों दिया हमने, टोटल चार्ज क्यों है, तो सरफेस S1 और S2 पे चार्ज कितना होगा। तो इन जनरल हम कहेंगे टोटल चार्ज क्यों है, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक पर Q/2 दूसरे पर Q/2 आएगा। बट कैसे आया, तो हमें पता है कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस सरफेस पर चार्ज x है और चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो बचा हुआ चार्ज दूसरी सरफेस पर होगा Q - x।
और अंदर इस मेटल प्लेट के अंदर मैंने एक पॉइंट P लिया, और इस P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होता है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो देखो Q माइनस एक्स के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज Q माइनस एक्स, इस प्लेट का एरिया ये है, तो Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया, और x के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q माइनस एक्स 2a एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से बेटा हमें x मिला Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, q इक्वल्स टू 2x हो गया, और x इक्वल्स टू हमें q बाई 2 मिला। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर सरफेस S2 पर यहाँ पे चार्ज q बाई 2 है, तो यहाँ पे q माइनस q बाई 2, तो ये भी चार्ज क्या बचा बेटा, q बाई 2। तो एक ही प्लेट है, तो दोनों सरफेस मतलब S1 पे भी चार्ज q बाई 2 होगा, और S2 पे भी चार्ज q बाई 2 के इक्वल होगा, क्योंकि नेट फील्ड 0 करना है, और नेट फील्ड 0 तभी होगा जब दोनों तरफ अपन कैरे की चार्ज इक्वल होगा। इस नोट करो इसको। कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। आज मेरी आपके पेरेंट्स से बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए आपको पूछना होगा बेटा। आप पूछोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, और वो तब होगा जब आप पैरेलल चलोगे, मेरे पैरेलल जो टॉपिक मैंने करवा दिया है उसी टॉपिक को वापस घर पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं तो क्या होता है अभी कि मैं करवा रहा हूँ, आप घर पे शायद कोई दूसरा पढ़ रहे हो, और उस केस में अपन कह रहे कि वो डाउट आपको मिल रहा नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं, वो पता नहीं चला। फिर आप बहुत दिनों बाद पढ़ते हो तो वो पता चलता है कि हाँ ये तो डाउट है। तो डाउट कभी हो, अभी का हो या पहले का, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो डाउट आपको पूछना है। आप पूछोगे तो ही मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन में डाउट है, कैसा भी डाउट है, पूछोगे, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं कि भी मुझे देख के पता चल जाएगा कि ये आपको डाउट है। आपको पूछना, पढ़ाते समय भी कोई भी डाउट है तो पूछना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप 3 दिन क्लास ले सकते हो, तो 3 दिन। हाँ सर, अ, हमने डिसाइड किया है कि अगर फ्राइडे को आप सेम टाइम पे कर सकते हैं तो। फ्राइडे वाला या तो MW ऐप, नहीं MW ऐप या TTS, इस दोनों में से मतलब सेट होगा 3 दिन, या तो सर एम। एक्चुअली हाँ। मेरा ना अभी स्कूल का एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है, ओके। तो मैं घर पे मतलब 6:30 IST पहुंच जाती हूँ, ओके। और उसके बाद भी क्लास होता है। तो अम, समय सिर्फ मेरा फ्राइडे मतलब फ्री है, फ्राइडे को हाफ डे है, तो तब तक तो हम 3:30 को घर पहुंच जाते मैं 3:30 को घर पहुंच जाती हूँ। ओके। उसके बाद कभी भी क्लास रख सकते हैं। नहीं या मैं तो फिर मैं। सर संडे को भी चलेगा अगर हाँ आप सर, फ्री संडे हो को। तो। और सर ऐसा हो तो सुबह को भी रख सकते हैं, हमें सुबह को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह, सुबह कब, सुबह कौन सा डे? सर संडे। अच्छा संडे, ठीक है। बट संडे को क्या है कि जैसे मुझे एक ही दिन मिलता है बच्चों के साथ में, तो मैं कि जैसे बाहर कहीं जाना होता है तो फिर वो क्या कि कंटिन्यूटी में नहीं होगा, कहने का मतलब ये। या हम MW ऐप या सर TTS, इस दोनों में से 3 दिन का शेड्यूल होगा ना, तो वो क्या एक परमानेंट फिक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सर एक्चुअली थर्सडे को ना 1-2 घंटे का बीच में क्लास रहता है, अच्छा। तो थर्सडे को नहीं हो सकता, हम्म। इसलिए।
फाइंड करना है। यस, एक बार ट्राई करो कैसे अपन कर सकते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंटेंसिटी Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड x के कारण इधर फील्ड इंटेंसिटी x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। इस 2q के कारण फील्ड इंटेंसिटी 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं जीरो करता हूँ तो क्या मिला, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अपने को मिला 2q प्लस एक्स इक्वल्स टू q माइनस एक्स हो गया। तो हमें मिला 2q माइनस q इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू q बाई 2 के इक्वल होगा। ये बेटा x की वैल्यू है। अभी देखो अपन कैसे कहेंगे कि यहाँ पे q बाई 2, तो इधर भी बेटा चार्ज क्या होगा, q बाई 2। यहाँ पे q बाई 2 है तो फेसिंग प्लेट पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, तो यहाँ पे माइनस q बाई 2 इंड्यूस होगा। 2q x और 2q के कारण इधर है, तो अपने को मिला बेटा 2q माइनस q और x इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू q बाई 2। यहाँ पे माइनस q बाई 2 है, नहीं कहीं मिस्टेक हो गया, एक मिनट, मिस्टेक कहाँ पे किया मैंने, इस पॉइंट पर x के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर, 2q के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर, तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और इधर q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिला 2q प्लस एक्स इक्वल्स टू q माइनस एक्स, 2q माइनस q हो गया और x प्लस एक्स 2x हो गया, तो x इक्वल्स टू q बाई 2 हो गया। यहाँ पे q बाई 2 माइनस q बाई 2, और मिस्टेक कर रहे हैं अपन बेटा, प्लस माइनस का सर कहाँ, यहाँ माइनस क्यू होगा। किधर बेटा, सेकंड वाले माइनस क्यू बाई प्लेट 2। में माइनस क्यू होगा ना। इधर एक मिनट मैंने, यस, नहीं देखो, बिकॉज अगर वहां पे माइनस क्यू बाई 2 है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना चार्ज का, नहीं क्योंकि सेकंड प्लेट टू नहीं, वो तो सही है, अपने को बाहर वाला जो है वो 3q बाई 2 आना चाहिए, वहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो हाँ, एक ये मिस्टेक कर दिया। इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर रहे हैं, तो इधर तो बेटा फील्ड इंटेंसिटी हुआ x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इधर अपन कह रहे कि 2q के कारण होगा, तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2q चार्ज है वो टोटल जो एरिया है वो दोनों का होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो टोटल चार्ज, तो इसको अपन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ये 2q अपॉन a एप्सिलॉन। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि x, और इधर अपन कह रहे कि सॉरी, इस पॉइंट पर x, एक मिनट, डायरेक्शन अपोजिट ले लिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे पॉइंट P है, इस डायरेक्शन में q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। फिर बेटा दूसरी तरफ इस x के कारण x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर इस 2q के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों बेटा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और जब अपन कह रहे कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग में मतलब हमने कहा एक ही शीट है, थिन शीट है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे अपने लिखा 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा पॉइंट P है, दोनों फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तो इसको बेटा आपने लिखा q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर बेटा अपन कह रहे हैं
इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर बेटा अपन कहेंगे कि 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अभी इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ से बेटा अपने को मिला q माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4q हो गया। तो हमें मिला बेटा 2x इक्वल्स टू माइनस 3q बेटा। x को इधर ले आ 2x हो गया माइनस 4q प्लस q माइनस 3q। x इक्वल्स टू कितना मिला माइनस 3q बाई 2 के इक्वल होगा। x की वैल्यू माइनस 3q बाई 2 के इक्वल है। तो यस अभी बेटा देखो यहाँ पर कि x इक्वल्स टू 4q बेटा 4q माइनस q और माइनस x तो x इक्वल्स टू माइनस 3q बाई 2। यहाँ पे बेटा माइनस 3q बाई 2 हमने लिखा और ये अगर माइनस 3q बाई 2 के इक्वल है तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा q माइनस ऑफ माइनस 3q बाई 2 तो प्लस 3q बाई 2। तो ये अपने को 5q बाई 2 के इक्वल मिला। इसमें बेटा मिस्टेक कर रहे हैं अपन, मिस्टेक क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो बेटा टोटल का हाफ होना चाहिए। मतलब इधर 3q बाई 2 आना चाहिए, इधर 3q बाई 2 इधर 3q बाई 2 होगा और यहाँ पे 3q बाई 2 है और q बेटा माइनस करेंगे तो इधर q बाई 2 और बीच वाली सरफेस तो पर चार्ज। आपने जो पहले किया था वो करेक्ट ही था, अच्छा पर उसमें आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। ओके चलो चेक करते हैं एक मिनट। माइनस q बाई 2 आया था x। एक बार इसको वापस देखते हैं बेटा, स्टार्टिंग से वापस देखते हैं। तो आउटर सरफेस पर चार्ज टोटल का हाफ होगा और यहाँ पे चार्ज कितना होगा बेटा तो हम कहेंगे q1 माइनस q1 प्लस q2 बाई 2 और वो चार्ज हमें मिला q1 माइनस q2 बाई 2 और इधर क्या होगा माइनस इसका ऑपोजिट चार्ज होगा माइनस q1 माइनस q2 बाई 2। इस टाइप से अपन याद रखेंगे कि आउटर सरफेस पर चार्ज टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा और बाकी का चार्ज कंजर्वेशन लॉ अपन यूज करेंगे कि एक बाहर वाले सरफेस पर q1 प्लस q2 बाई 2 है तो अंदर वाली सरफेस पर टोटल चार्ज में से q1 प्लस q2 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Sir, for the inner surface of q2, can you repeat? माइनस q1 माइनस q2 जो अपन कह रहे कि S1 सरफेस पर चार्ज है S2 पे, यहाँ पे चार्ज माइनस q1 माइनस q2 बाई 2। S1 पर ये बेटा सरफेस S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। S1 पर चार्ज q1 प्लस q2 बाई 2 होगा टोटल का हाफ। बाहर वाली S4 सरफेस है उस पे भी q1 प्लस q2 बाई 2 होगा। S3 सरफेस पर सॉरी S2 पे अगर चार्ज देखे तो वो q1 माइनस q2 बाई 2 होगा और S3 उसका ऑपोजिट चार्ज उस पे होगा तो उसको हमने लिखा माइनस q1 माइनस q2 बाई 2। अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये पता है तो भी अपन चार्ज है वो फाइंड कर सकते हैं। यस सर। और सर और एक दूसरी प्लेट आ गई बीच में तो भी हाँ सेम होगा? हाँ उसमें भी अपन सेम देखो कैसे 3 प्लेट का क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप फाइंड करो जैसे अभी हमने बताया है आउटर सरफेस पर टोटल का हाफ करना है। ये अपन कह रहे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मतलब हम कह रहे कि S1 उसका चार्ज Q है, S2 उसका चार्ज 0 है, S3 उसका चार्ज 0 है, S4 उसका चार्ज माइनस Q है, S5 उसका चार्ज प्लस Q है और S6 उसका चार्ज Q के इक्वल है। अभी इसको अपने जो कॉन्सेप्ट देखा था उस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये तो बेटा अभी शॉर्टकट से हमने देखा
अभी मैं उसको उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ जैसे अपने पहले किया था। मेथड 2, पहले समझो बेटा इसको। मेथड 2 अपन कह रहे कि अगर ये याद नहीं है तो 2 कैसे लगा सकते हैं। मैंने एक पॉइंट P ले लिया, इधर बेटा चार्ज x है तो इधर चार्ज q माइनस एक्स बचेगा, और P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो ये जैसे अपने P पॉइंट लिया है, इस P पॉइंट पर q माइनस एक्स के कारण फील्ड इंटेंसिटी q माइनस एक्स 2a एप्सिलॉन नॉट, इस x के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर बेटा ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन कह रहे माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर 2q के कारण अवे होता है, तो इसके कारण 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिला 2q अपॉन बेटा 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, हम कह रहे कि डायरेक्शन इसका q है, q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा आपने लिखा q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ से हमें मिला q अपॉन और 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो देखो बेटा क्या मिला, देखो 2q प्लस बेटा x हो गया इक्वल्स टू बेटा q प्लस q माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से 2q प्लस एक्स इक्वल्स टू 2q माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो बेटा 2x इक्वल्स टू 0 मिला, तो x की वैल्यू क्या मिली, 0 बेटा, वही अपने पास है x 0 था। जब x 0 है तो बचा हुआ चार्ज इधर होगा, तो ये q हो गया, q माइनस 0 q रहेगा। और फिर क्या करना है, फेसिंग प्लेट पर इक्वल एंड ऑपोजिट, जब इधर 0 है तो इधर भी चार्ज 0, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, इधर माइनस क्यू है तो बचा हुआ माइनस क्यू इधर आ गया, इधर माइनस क्यू तो इधर प्लस क्यू, 2q में से प्लस क्यू इधर आ गया तो बचा हुआ चार्ज बाहर। तो इस टाइप से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज q है, ये बेटा 2q है, और ये 3q है, और हमें सभी सरफेसेस पर चार्ज फाइंड करना है, S1 S2, ये S3, ये S4, ये S5, और ये S6 के इक्वल होगा। So is it 3q minus 2q, 2q, 0, 0, 3q? यस, बोलो S1 पे कितना है, 3q, S2 पे 3q S2 पे minus 2, माइनस 2q, S3 पे 2q, 2q, S4 पे 0, 0, S5 पे 0, 0, S6 पे 3q, 3. है ना। तो यहाँ पे अपन कहेंगे टोटल चार्ज 6q, 6q डिवाइड बाई 2 कितना हो गया बेटा, 3q, इधर 3q है, 3q में से मतलब q में से 3q को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2q बेटा। टोटल चार्ज, टोटल इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम रहना चाहिए, तो टोटल इनिशियल q था तो फाइनल भी q हो गया, 3q माइनस 2q। फिर फेसिंग प्लेट का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट 2q हो गया, यहाँ पे 2q हो तो इधर बेटा 0 बचेगा, तो इधर भी 0, और इधर 3q आ गया। ये अपन करें कि सरफेस चार्ज होगा। क्लियर बेटा, इस टाइप से अगर 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट दिया हुआ है तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा इसमें कोई सेपरेशन का यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। नहीं पड़ेगा, क्योंकि No, अपन, sir. हाँ सेपरेशन का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट अगर शीट है, लॉन्ग शीट है, तो उसके कारण जो फिल है वो अपन कह रहे कि डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा अपन देखें तो सेम क्या कहेंगे बेटा, डिस्टेंस का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 3q बेटा,
यहाँ पे चार्ज 3q के इक्वल होगा। यस सर। फिर यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, -2q, -2 इधर चार्ज +2q, इधर चार्ज 0, इधर बेटा 0, और इधर चार्ज 3q के इक्वल होगा। यस सर। डन सर। चलो नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। फिर इससे रिलेटेड और अपन प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे जो अर्थिंग से रिलेटेड होगी, है ना। पहले अर्थिंग क्या होता है वो अपन देखेंगे, फिर मेटल प्लेट को अगर अर्थिंग करे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। अभी अर्थिंग है क्या, तो कोई भी अपन कह रहे कि कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, उसको अर्थ से कनेक्ट करना, उसी को अपन क्या कहेंगे, अर्थिंग। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस, ये भी बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग a body to earth by a conducting wire is called earthing। एक कंडक्टिंग वायर से किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना, उसी को अपन अर्थिंग कहेंगे। अभी अपन कह रहे इसमें होता क्या, तो हम कहेंगे एन अर्थ कंडक्टर, अर्थ कंडक्टर इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी रेडियस बहुत बड़ी है और चार्ज कम रेडियस बड़ी, तो हम कह रहे कि उसका पोटेंशियल kq/r जीरो होता है। तो इसलिए अपन कह रहे किसी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल, ड्यू टू फ्लो ऑफ, due to flow of charge either from the earth to the conductor or from conductor to the earth, conductor to the earth। अर्थ से कंडक्टर में फ्लो हो या कंडक्टर से अर्थ में फ्लो हो। अभी कुछ और पॉइंट, जैसे हम कह रहे कि पोटेंशियल जीरो क्यों है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे अर्थ इज एज्यूम टू बी a conducting sphere of radius r equals to 6.4 into 10⁶ meter, और its potential is zero। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, इट्स पोटेंशियल इज जीरो। अभी अर्थिंग करते क्यों है,
उसका रीजन क्या है? तो अर्थिंग is done to capture high electric spark and moving them to ground to minimize its effect. कभी कभार जैसे बेटा अपन कह रहे कि स्पार्किंग हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत एक्सेस चार्ज फ्लो हो रहा है और उस एक्सेस चार्ज को वो अपने इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकता है। अगर अर्थिंग किया हुआ है तो वो एक्सेस चार्ज अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसलिए अपन कह रहे कि जो भी हाई चार्ज स्पार्किंग के अंदर जो बहुत एक्सेस चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को कैप्चर करने के लिए अपन अर्थिंग करते हैं। घरों के अंदर भी एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और तीसरा अर्थिंग वायर अपन करते हैं। तो वो अर्थिंग वायर का रीजन क्या है कि एक्सेस चार्ज अगर फ्लो होता है तो वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाए। सर वो कैसे सिर्फ हाई इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क्स को लेता है, सब इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा ना? नहीं, सभी को जैसे कनेक्ट करेगा वो जब तक न्यूट्रल नहीं होगा वो अपन कह रहे कि फ्लो हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस बॉडी के अंदर। अगर कंडक्टर के पास में नेगेटिव चार्ज है तो वो पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज अर्थिंग करने पर ग्राउंड में चले जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी चार्ज है वो अपन कह रहे ग्राउंड के अंदर फ्लो हो जाता है। यस। इस क्यू के कारण ए पॉइंट, ओ पॉइंट और बी पॉइंट तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है वो अपने को फाइंड करना। चलो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा था कि कोई भी मेटल है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी देखा था। मैंने कहा था कि कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बेटा सेम होता है। तो इस क्यू के कारण इसके सेंटर पर बोलो बेटा पोटेंशियल कितना होगा क्यू के कारण सेंटर पर? तो सेंटर पर पोटेंशियल हम कहेंगे के क्यू अपॉन चार्ज का डिस्टेंस होगा के क्यू बाय आर। जो पोटेंशियल सेंटर पे है वही पोटेंशियल अपन कह रहे कि उसके सरफेस पर होगा। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट और ओ पॉइंट तीनों का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा और वो पोटेंशियल के क्यू बाय आर के इक्वल होगा। तो हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट, ओ पॉइंट और बी, क्योंकि बेटा मैंने क्या बताया था कोई भी कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो उस कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हम इस क्यू के कारण सेंटर पर ओ है उसकी डिस्टेंस आर है वहां पे पोटेंशियल फाइंड किया। जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल उस कंडक्टर के हर पॉइंट पर होगा। तो इसलिए हम कह रहे ए पॉइंट का पोटेंशियल, ओ पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट? अभी मैंने इसमें अर्थिंग इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने केवल पोटेंशियल फाइंड किया। और हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्यू के कारण ओ, ए और बी उन पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा।
सर हमने इंडक्शन में देखा था कि अगर हम एक बॉडी को चार्ज अर्थ करते हैं तो पूरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। नहीं, पूरी बॉडी नेगेटिव नहीं। हाँ 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 हाँ, वो नेगेटिव अर्थिंग हटाने के बाद नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी को रखा, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव इंड्यूस होगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और मैंने इसको यहाँ से अर्थिंग किया। जैसे अर्थिंग करेंगे तो ये पूरा चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो अभी ये वाला चार्ज यहीं पे रहेगा, इसको हम कहेंगे बाउंड चार्ज। इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा, ऐसे बेटा, तो ये बाउंड चार्ज है। तो अभी हम जैसे अर्थिंग को हटाएंगे तो इसके ऊपर अभी केवल नेगेटिव चार्ज था, और स्फेरिकल बॉडी है तो नेगेटिव सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पूरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है अर्थिंग के कारण। अभी यहाँ पे अर्थिंग का क्या मतलब है ना, अर्थिंग के कारण हमेशा चार्ज मतलब जीरो हो जाएगा। अगर अपन कह रहे कि पॉजिटिव है तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और अगर नेगेटिव है तो उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन अर्थ में फ्लो होंगे, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अर्थ में से चार्ज पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ में से चार्ज फ्लो हो सकता है, और बॉडी में से भी अर्थ में चार्ज फ्लो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसका पोटेंशियल किस टाइप से जीरो होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अर्थिंग का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर रेफरेंस बुक में ये मिलेगा। ये जैसे एक चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है, रेडियस इसका बेटा कैपिटल आर के इक्वल है, इसके सेंटर से यहाँ पे बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा गया है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज रखा गया है, और यस इसको बेटा मैंने अर्थिंग किया। और जब अपन कह रहे कि अर्थिंग करेंगे तो इस मेटल जो न्यूट्रल बॉडी था उस पर कितना चार्ज आएगा, वो चार्ज अपने को फाइंड करना। यहाँ पे जैसे ये इसको ऐसे स्विच हमने कनेक्ट किया, जैसे ही अपन स्विच को ऑन करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो अर्थ में से कितना चार्ज इस मेटल स्फीयर पे आएगा, कंडक्टिंग स्फीयर पे आएगा। ये अपन करें कि कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द चार्ज फ्लो through the switch as in the conducting sphere. Find the charge flow through the switch as in conducting sphere. इस कंडक्टिंग स्फीयर में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो अपने को फाइंड करना। यस देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे समझेंगे। यस पहले इधर देखो कैसे इसको समझना। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, जैसे स्विच को ऑन किया, सपोज इस पर क्यूई चार्ज आया, अर्थिंग के कारण क्यूई चार्ज इस स्विच में से फ्लो होके इस कंडक्टिंग क्यों होगा, क्यूई चार्ज क्यों फ्लो होगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल को जीरो करना है। और पोटेंशियल जीरो कैसे होगा, तो इस स्मॉल क्यू के कारण ओ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि अगर एक्सटर्नल चार्ज क्यू है उसके कारण इस मेटल बॉडी पर पोटेंशियल देखेंगे तो जो सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल सभी जगह होगा। फिर क्यू के कारण पोटेंशियल कितना हुआ, जो अर्थिंग के कारण फ्लो हुआ है, तो के क्यू ई अपॉन आर, और वो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। अर्थिंग के बाद में अपन कह रहे कि स्फीयर का नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, इसको हमने जीरो कर दिया, तो यहाँ से अपने को मिला क्यू ई इक्वल्स टू माइनस क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के इक्वल होगा। इतना चार्ज अपन कह रहे कि इस स्फीयर पे होगा आफ्टर अर्थिंग। अर्थिंग के बाद में हम कह रहे कि इस स्फीयर पर माइनस क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इतना चार्ज रहेगा। क्यों ये चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये चार्ज आने पर उसका पोटेंशियल जीरो हुआ। पहले उसका पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर था,
और जब इतना चार्ज अर्थ में से फ्लो होगा तब नेट पोटेंशियल जीरो होगा। हमने यहाँ पे नेट पोटेंशियल ऑफ स्फीयर को जीरो किया। तो जब भी अर्थिंग हम कर रहे हैं किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को, उसका नेट पोटेंशियल जीरो होगा। हमें उसके पोटेंशियल को जीरो करना है। नेट पोटेंशियल अर्थिंग वाला जो भी स्फीयर है उसका चार्ज अपन क्यू मान लेते हैं। उस पर अगर चार्ज क्यू है और अर्थिंग के बाद में उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो मैंने पोटेंशियल को जीरो किया। अभी अपन कह रहे क्यू ई के कारण पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू ई अपॉन आर वन। क्यू के कारण जो सरफेस पर होगा वही अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा, तो के क्यू अपॉन आर टू हो गया इक्वल्स टू जीरो। और वहां से क्यू ई फाइंड किया तो क्यू ई अपने को मिला माइनस क्यू आर वन अपॉन आर टू।